अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे PTI के नाराज रहनुमाओं को मनाने का मिशन शुरू हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लाहौर में अलीम खान से मुलाकात की। जहांगीर तरीन ग्रुप ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पंजाब हुकूमत में तब्दीली लाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूरत हाल पर गौर के लिए PTI की सीनियर क़यादत को आज वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया है। इजलास में नाराज पार्टी रहनुमाओं की सरगर्मियों के तनाजुर में मशावरत होगी। अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। PTI के रहनुमा अलीम खान की साथियों समेत जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल लाहौर में अलीम खान के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इमरान इस्माइल ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अलीम खान आज भी इमरान खान के सिपाही हैं। उन्हें पंजाब में तर्ज हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं वज़ीर आज़म को उनके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करूँगा। अलीम खान आज भी वही इमरान खान का सिपाही, वही इमरान खान का साथी है जो वो आज से 10 साल पहले था। कि पंजाब हुकूमत के साथ रिजर्वेशंस हैं जिसका इजहार बरमला उन्होंने किया। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के गोशगुजार करूंगा वो सारी सिफारिशात। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप पंजाब में उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाने के मुतालबे पर डट गया है और अलीम खान ने वज़ीर आला को तब्दील न किए जाने की सूरत में बड़ा फैसला करने का अंदिया दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने अरकान असम्बली के सामने हुकूमत से सख्त मायूसी का इजहार कर दिया। कहा, मुझे 100 दिन जेल में डलवाया गया। अलीम खान ने जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर जो तकरीर की वो रात गए सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुमकिन हुआ, हमने उससे बढ़ के गए और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि जहांगीर खान ने अपनी सेहत भी इसके लिए कुर्बान किया तो ये गलत ना होगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब जहांगीर खान अपना ऑपरेशन करा के वापस आए थे। ये 2014 की बात है और बहुत बड़ा ऑपरेशन था। कैंसर से वो लड़ रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से वापस आके घर नहीं गए बल्कि वो कंटेनर पे आए थे सबसे पहले। तो मुझे आज भी वो दिन याद है। बहुत सारे दोस्तों को ये वक्त भूल गया है और बहुत सारे दोस्तों ने इन दोस्तों को भुला दिया। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो दोस्तों को मोहसिनों को भुला देते हैं नुकसान में वही रहते हैं। जो दोस्तों के साथ रहते हैं, जो दोस्तों के लिए जद्दोजहद करते हैं, जो उनको अच्छे बुरे वक्त में अपने साथ रखते हैं, हमेशा वही कामयाब होते हैं। सियासत कभी भी 2020 गेम नहीं है। ये तो टेस्ट मैच ही है और इसमें बहुत सारे मौके आते हैं जिसमें लोगों का पता भी चलता है और लोगों की जरूरत भी महसूस होती है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन एक पेज पर है। सदर जरदारी तमाम जमातों से राब्ते में हैं। GTV की एंकर तंजीला मजहर से खुसूसी बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, उम्मीद है वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर एम्पायर्स न्यूट्रल ही रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ। बिलावल साहब, आपको ज़ाहिर है बहुत ही एक्साइटमेंट नज़र आ रही है रोड्स के ऊपर और कैसा रिस्पांस मिला पंजाब में दाखिल होने के बाद? हमारा रिस्पांस कराची से लेके यहाँ पंजाब लाहौर से लाला मूसा तक बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और पाकिस्तान के अवाम ने जिस तादाद, जिस जोश और जज्बा के साथ जगह जगह न सिर्फ इस काफ़िला का इस्तकबाल किया है मगर इस काफ़िला का हिस्सा बना है और हर शहर जिससे हम गुजरते हैं उसके बाद हमारा काफ़िला में इजाफा होता है। अब 30 किलोमीटर्स का काफ़िला हमारा पीछे है इस अवामी मार्च का हिस्सा है और हम आगे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे अपने जो जद्दोजहद है। जो इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन है, ज़ाहिर है इसका एक एंड गेम होगा। मतलब आप लेके जा रहे हैं लोगों को इस्लामाबाद, आप पहुँच गए इस्लामाबाद। क्या एंड गेम ये है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए या उसके अलावा भी कुछ है? हमारा जो मकसद है वो साफ और शफाफ इंतखाबात, उसके लिए जो हम मुहिम हम चला रहे हैं ऑब्वियसली इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है, इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, मुआशी पॉलिसीज़ के हर सारे जो इश्यूज़ हम उठाते रहे हैं इस प्रोटेस्ट के इस सिलसिले में। लेकिन जहाँ ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ये ऑल्सो एक मुहिम है अदम एतमाद के हक़ में और वही हमारा पेशकश हुआ है, वही हमारा मौक़िफ़ रहा है कि हमें ये जमहूरी हथियार को अपनाना चाहिए
اور یہ اب صرف پیپلز پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے, یہ پورا ملک کا مطالبہ ہے. ساری سیاسی جماعتوں جو اپوزیشن میں ہیں ان کا مطالبہ ہے, شہباز شریف صاحب کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, ANP کا, BNP کا, سارے سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی تاریخ رقم کیا تھا جب ہم نے گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے منتخب کروایا تھا, اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک بار پھر تاریخ رقم کر کے اس وزیر اعظم کو. آپ اسلام آباد پہنچ کے جلسہ کریں گے, دھرنا کریں گے کیا؟ انشاءاللہ تعالی اب یہ جو سفر ہے یہ 27 فروری پہ شروع ہوا, اب آخری رات انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کے باہر روات میں گزاریں گے اور کل ہم روانہ ہوں گے اسلام آباد کے لیے. پھر اسلام آباد میں کیا ہوگا اس کو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے. کل آپ نے لاہور میں کہا کہ 50% جو ہے لوگ اس کو یوں پورٹری کریں کہ شاید آپ 100% شور نہیں ہے اعتماد کی. بالکل ایسی بات نہیں تھی. مجھ سے جو سوال پوچھا گیا عدم اعتماد کے حوالے میں, اس میں نے کہا کہ ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ہم اپنا کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنا محنت کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہم نے پہلے بھی کر کے یہ دکھایا ہے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بار بھی کامیاب ہوں گے. جو لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل سٹیکس ہیں آپ لوگوں کے بہت زیادہ, تمام اپوزیشن کے, عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں کیا دیکھتے ہیں اور کامیابی کی صورت میں PM کا فیصلہ کیا سیٹ اپ ہوگا, فورن الیکشنز ہوں گے, یہ سب فیصلے ہو چکے؟ جہاں تک کامیابی یا ناکامیابی نہ ہونا, آپ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان کا پورا سیاست جو ہے وہ پچھلے چند مہینوں سے چینج ہو چکا ہے, اور وہ لوگ جو عدم اتحاد کے حق میں بھی نہیں تھے وہ نہ صرف اس چیز کے حق میں ہیں مگر میڈیا سمیت پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل آبزرورز ہیو اب طے کر دیا ہے کہ یہ بہت ہی سیریس تھریٹ ہے اس حکومت کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لیتھل تھریٹ ہوگا اس حکومت کے لیے, اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ صاف و شفاف الیکشنز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وزیر اعظم کو ہٹا کے ہم انٹرم سیٹ اپ لے کر آئے جس کا صرف مینڈیٹ ہو الیکٹورل ریفارمز کا, وہ الیکٹورل ریفارمز کروا کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف ہم آگے بڑھیں, اور جو بھی جس کو بھی عوام کا مینڈیٹ ملے وہ ان کے پاس وہ لیجٹمیسی ہوگا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کر سکے گا کہ وہ ان جو مشکلات ہیں ان کا حل نکال سکیں گے. آئندہ کلائے عمل کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, آپ لوگ تمام سمجھتا ہوں کہ بالکل کنسنسس ہے, ڈیلی رابطہ ہے. میں تو ٹریولنگ میں ہوں مگر میرا بھی رابطہ ہے, اور صدر زرداری صاحب اور ہمارا سارے چیزیں طے ہو چکے ہیں, سارے اسٹریٹجی کلیئر ہے, اور انشاءاللہ کالا جو ہمارا کارڈز ہے وہ جلد سامنے آئیں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نیوٹرلٹی کے اوپر آر یو شور جیسے مولانا صاحب ہیں؟ دنیا امید پہ قائم ہے, ہم بھی امید کرتے ہیں کہ نیوٹرلی رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے فائدے میں ہے نیوٹرلی رہے, ان کے اپنے ادارے کے فائدہ میں ہے کہ نیوٹرلی رہے. کسی ایک شخص کے لیے کسی اداروں کو متنازع بنانا, اس میں نہ قوم کا فائدہ ہے نہ ان کا فائدہ ہے. ہاں پاکستان کی تاریخ جو ہمیں بتاتے ہیں, جو ہمارا ماضی ہے وہ شاید اتنا اچھا اس کے بارے میں نہیں ہے. اب امتحان کا وقت آنے والا ہے, جلد ہی ہمارا عدم اعتماد آئے گا, سب کو نظر آئے گا کہ کون نیوٹرل ہے اور کون نیوٹرل نہیں. PTI کے لوگوں پہ زیادہ آپ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, ہر ایک ممبر سے کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. جتنا تعداد میں ہمارا اضافہ ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ آج اسلام آباد پہنچے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ڈی چوک پر جلسے سے خطاب کریں گے. پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر بخاری کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ ڈی چوک اور گرد و نواح میں واک تھرو گیٹ لگائے. چیئرمین پیپلز پارٹی اور کارکنوں کی حفاظت کے سخت اقدامات کیے جائیں. پیپلز پارٹی ضلع انتظامیہ سے مکمل تعاون کرے گی. وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس میں اصرار کرتے ہیں عثمان بزدار کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں. ہزارہ کمیونٹی کی شہادتوں پر سوائے 2-3 وزراء کے باقی کابینہ ارکان نے وزیر اعظم کو جانے سے روکا. پروگرام مد مقابل میں ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پہلے آئے گی. کیبنٹ میں بڑی دفعہ کہا ہے کہ بزدار کی تعریف کیا کریں, تو آپ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے سر؟ دیکھیں مجھے ذاتی طور پہ بزدار صاحب سے مجھے کوئی خلاف نہیں. مجھے پالیسیز کے حوالے سے میں کہتا پنجاب از اے فیس آف کنٹری. پنجاب ایک فیس آف, حالانکہ کبھی میں کہتا تھا گورننس اچھی نہیں ہے, جس طرح جو رشوت ہے نیچے تھانہ کچہری پولیس, لیکن 3 سال میں پنجاب حکومت لوکل پارٹیز کا نظام نہیں بنا سکی.
सबसे पीटीआई की तब्दीली का जो महवर था ना, अगर आप सारी स्टडी करें तो वो लोकल पार्टीज का एक मजबूत निजाम था। एक ऐसा आप ये टास्क इनको दें और मैं इनको कोऑर्डिनेट कराता हूँ, ऐसा सिस्टम बनाए जो सारी पार्टियों को कबूल हो, कल को कोई पार्टी भी उसको चेंज ना करे। मैंने कहा ये मुश्किल काम है, ये आप मुझे दे दें, मैं आपको करवा दूंगा, काम लीग से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से। कराची के इलाके नाज़माबाद में घर में फायरिंग से मां बेटी की कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े का मुकदमा मुतासरा खातून के भाई की मुद्दयत में नाज़माबाद थाने में दर्ज हुआ। मुकदमे में मुद्दई ने बयान दिया कि मेरे भतीजे ने मेरी बेटी को वाक़े की इत्तला दी। मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन और उसकी बेटी मुर्दा हालत में पड़ी थी। काम करने वाली मुलाजमा दोपहर में आई तो माँ और बेटी को मुर्दा पाया। मुलाजमा ने मेरी बहन के घर के अकब में रिहाइश पजीर मेरे भतीजे को इत्तला दी। वाक़े के वक्त बहन के शौहर घर पर नहीं थे। माँ बेटी को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। कराची में जानवरों में जिल्द की बीमारी फैलने का मामला मुतालिका इदारों के तहरीरी खतूत तक महदूद होकर रह गई है। फार्मर्स ने गैर सरकारी अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में। कराची समेत सिंध भर में जानवरों में जिल्द की बीमारी फैलने लगी। सरकारी सतह पर मुतल्लिका इदारे तहरीरी खतूत तक महदूद। फार्मर्स ने बीमारी को रोकने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक ये अद्वियात सरकारी तौर पर किसी इदारे से तस्दीक शुदा नहीं है, बल्कि स्मगल होकर फार्मर्स तक पहुँच रही है। दूसरी जानिब शहरियों ने भी खौफ के मारे गोश्त खाना छोड़ दिया है। जब से हमें रिपोर्ट मिली है हमने खाना छोड़ दिया है और अभी तक हमने खाया नहीं है, और आगे से रिपोर्ट आई है कि जो लोग खा रहे हैं वो मर रहे हैं, इसलिए फिर हमने छोड़ दिया खाना। अभी हम चिकन के ऊपर ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत किस बात पे संजीदा हो गई है, आपने कभी देखा है? किसी बात पे भी संजीदा नहीं है। बीमारी है, गोश्त है, जो भी है, किसी मामले में भी संजीदा नहीं है। कसाई जानवरों को जंगल के जानवर का नाम देकर बीमारी से मुस्तस्ना करार देते हुए गोश्त फरोख्त करने में मसरूफ है। कैमरामैन अली जाफरी के हमराह अली रजा, GTV न्यूज़, कराची। अब कुछ बात करेंगे ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। ख़वातीन की क़यादत, क़ुव्वत और जुर्रत के एतराफ़ समेत समाजी, सियासी और मुआशी ज़िंदगी पर ख़वातीन की मसावी शिरकत पर नादरा हफ्ता हुकूक ख़वातीन मना रही है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक के मुताबिक मुल्क भर में सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस 18 सेंटर्स कायम किए हैं। नादरा मुलाजमीन में ख़वातीन की मुतनासिब तवाज़ुन के लिए 93% से ज़ायद सेंटर्स में ख़वातीन काम कर रही हैं, जिनमें से 84 रजिस्ट्रेशन दफातर में ख़वातीन बहैसियत इंचार्ज और 10 मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स पर ख़वातीन इंचार्ज तैनात हैं। ख़वातीन अमले पर पहली सेंटर्स मर्दान में कायम किया गया था। दुनिया भर की तरह आज सक्खर में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन अपने ख़ानदानों को मजबूत बनाने के लिए शानदार काम कर रही हैं। गो के ख़वातीन ने लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं सक्खर से नुमाइंदा KB शेख से सुबह खबरनामे के लिए। जी, आज जो ना ख़वातीन का जो आलमी दिन है, ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ भी मौजूद है और एक मेहंदी और चुन्नी का जो रस्म है, जो ख़वातीन के एक ज़ेवरात है, उस पर जो ना आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि आलमी दिन के मुताबिक जो मैसेज दिया जा रहा है जो पाकिस्तान में यहाँ पर जो ख़वातीनों पर जो जुल्म और वहशत का जो सिलसिला अभी तक जारी है। इसी तरह हमारे पास एक मारवी स्टोर पर जो डॉक्टर है, उनसे भी पूछते हैं। औरतों के हकूक़ देखें, दीन इस्लाम में तो औरत को बहुत हकूक़ मिले हुए हैं, उनको पूरे जितने मर्द के हक़ाइक़ हैं वैसे ही औरत को भी हमारे मज़हब ने हकूक़ दिए हुए हैं। लेकिन जो हमारा समाज है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। औरत पढ़ी, पूरा ख़ानदान पढ़ियो। अगर औरत पढ़ती है तो वो एक औरत अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती है, लेकिन जो मर्द पढ़ता है वो सिर्फ अपने आप पे ही फोकस कर सकता है, बच्चों पे नहीं कर सकता। इनका ये कहना है कि एक औरत को पढ़ाना ऐसे कौम को पढ़ाने के बराबर, क्योंकि माँ अगर पढ़ी होगी, उसकी माँ के पैर में जो जन्नत है, वही जन्नत जो ना बच्चों को जो तालीम आगे बढ़ाई जाती है। लाहौर में शहरी पीने के साफ पानी को ज़ाया करने लगे। आवाम के लिए लगाए गए वाटर फिल्टर प्लांट से शहरी साफ पानी को हासिल करने के साथ साथ पानी ज़ाया भी करने लगे। शहरियों को गैर संजीदा अमल से वासा इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर भर में साफ़ पानी को हासिल करना, पीने के साफ़ पानी को हासिल करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। और क्योंकि इसकी बड़ी वजह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शिकायत ये आती है कि सीवरेज का पानी जो घरों में आता है, तो शहरी की सहूलत के लिए जो वासा की जानिब से वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए हैं, वहाँ पर भी हमने देखा शहरियों का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया जो सामने आता है, देखने को मिलता है। क्योंकि शहरी हमने देखा, फुटरी में भी देख सकते हैं कि शहरी यहाँ पर पानी भरने तो आते हैं, पानी ले भी जाते हैं, मगर जितना पानी वो लेकर जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा पानी वाटर फिल्टर प्लांट पर ही ज़ाया कर देते हैं।
تو یہ ایک مجموعی صورتحال ہے شہر بھر کے جتنے بھی واٹر فلٹر پلانٹ ہیں. کچھ شہری ایسے ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں, مگر عموماً ہم نے دیکھا کہ شہریوں کی جانب سے پانی کو ضائع کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے استعمال اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ بوتلیں وہ یہاں پر آ کر اس کو دھوتے ہیں, اور اگر انہوں نے کہ وضو کرنا ہے یا منہ ہاتھ بھی دھونا ہے تو وہ یہیں فلٹر پلانٹ پر آ کر ہی کرتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال کافی زیادہ لاہور کی خراب ہے. دوسری جانب اگر واسا انتظامیہ کی بات کی جائے تو واسا کی انتظامیہ کی جانب سے یہ بارہا ہی کہا گیا ہے کہ جو صاف پانی کو ضائع کرے گا اس کے خلاف مقدمات ہوں گے, اور اس مقدمات کو وہ کر بھی رہے ہیں. مگر واٹر فلٹر پلانٹ پر اس حوالے سے واسا انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی سامنے نہیں آ رہی, مگر اس حوالے سے شہری جو ہیں جو سنجیدہ ہمیں لوگ نظر آئے ان کی جانب سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سندھ پر پی پی حکومت کے 14 برس کے بعد بھی پینے کا صاف پانی جوئے شیر لانے سے کم نہیں. پڑ ایدھن میں واٹر فلٹر پلانٹ نہ ہونے کے باعث لوگ زہریلا پانی پینے پر مجبور ہیں. مضر صحت پانی کے استعمال سے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا بھی ہونے لگے. مزید جانتے ہیں پڑیدن سے ہمارے نمائندے محمد شکیل ارائیں سے. جی شکیل, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, سندھ کے دیگر شہروں کی طرح پڑیدن کا بھی زیر زمین پانی انتہائی خراب ہو چکا ہے. پانی میں نمکیات ٹی ڈی ایس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے لوگ دور دراز 8 سے 10 کلومیٹر دور یا نہر کے کناروں پر لگے نلکوں سے پانی بھرنے پر مجبور ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہزاروں نفوس پر مشتمل پڑیدن کی آبادی کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی آر او پلانٹ, کوئی فلٹر پلانٹ نہیں لگایا گیا, جس کی وجہ سے لوگ بہت دور دراز آ کر پینے کا صاف پانی بھرنے پر مجبور ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت سندھ کو شہر میں فلٹر پلانٹ, آر او پلانٹ لگا کر دیے جائے تاکہ پینے کا صاف پانی مہیا ہو سکے. جی بہت شکریہ شکیل ارائیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. گجرانوالہ کے اسکول میں ٹیکنالوجی نمائش میں طلبہ نے ٹیکنالوجی اور جدید سوچ سے سب کو حیران کر دیا. کسی نے فزکس ماڈل بنایا تو کسی نے ہائیڈرو پاور پلانٹ کا ماڈل تیار کر کے دیکھنے والوں سے خوب داد سمیٹی. نمائش کا احوال بتا رہے ہیں میاں اعجاز. سائنسی نمائش کا انعقاد گجرانوالہ چاندہ قلعہ بائی پاس کے قریب واقع ایک بڑے نجی اسکول نے کیا, جس میں کسی بچے نے فزکس کے ماڈل بنائے تو کسی نے ہائیڈرو پاور پلانٹ کیسے تیار ہوتا اس کا ماڈل بنایا. بچوں کا کہنا تھا کہ یہ نمائش دور حاضر میں سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کے حوالے سے انتہائی مفید ہے. بہت سے اور اسکول بھی جو یہ ایکٹیویٹی کو نہیں کر رہے, ان کو کرنا چاہیے اس ایکٹیویٹی کو, کیونکہ اس سے بچوں کا دھیان اچھی طرف جاتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ ہو گئی ہے اس طرح. I explain the model of desert. In desert we find many camels and sand dunes. نجی اسکول کے چھوٹے بچوں نے سٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے چاروں صوبوں کے کلچر کا رنگ دکھایا. کوئی پنجابی میں بنگڑا ڈالتا رہا تو کوئی سندھی رنگ میں نظر آیا. بچوں کے والدین کا کہنا تھا اس نمائش سے بچوں کو اپنے اندر کی صلاحیت دکھانے کا موقع ملا. یہ زیادہ اچھا ان کی کریٹیوٹی کو پالش کرنے کے لیے یہ بہت زبردست ایک اقدام ہے. اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ایونٹ تھا اور مجھے بہت مزہ آیا. بہت اچھا بچوں نے کام کیا تھا یہاں پہ. نجی اسکول میں ہونے والی سائنسی نمائش میں حصہ لینے والی طالبات کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائش سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں اعجاز, جی ٹی وی, گجرانوالہ. بین الاقوامی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں روس کے خلاف مغرب میں انتہا پسندی بڑھنے لگی. آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں مشتعل شخص نے اپنی گاڑی کو روسی سفارت خانے سے ٹکرا دیا. واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا. واقعے کے بعد روسی سفارت خانے کے اطراف کی سڑکوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا. امریکی پابندیوں کے جواب میں روس کی طرف سے معاشی میدان میں بھی پیش قدمی سامنے آنے لگی. ویزا اور ماسٹر کارڈ کی طرف سے روس میں سروسز معطل کرنے کے بعد روسی بینکوں نے چینی یونین پے استعمال کر کام شروع کر دیا. روس کے 2 بڑے بینکوں صبر بینک اور الفا بینک کے مطابق وہ یونین کے سروس حاصل کرنے پر کام جاری ہے. روس نے پیمنٹ سسٹم کو 2015 میں متعارف کروایا تھا. روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے حل کے لیے بیلاروس میں مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہو گیا. جنگ کے بعد سے 17 لاکھ یوکرینی باشندوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا. روسی افواج کی تازہ دم پیش قدمی کے بعد یوکرین نے دارالحکومت کیف کے ہاتھ سے چلے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. امریکہ نے براہ راست جنگ میں حصہ نہ لینے کے باوجود روس کے خلاف معاشی محاذ پر گھیرا مزید تنگ کر دیا. روسی تیل کی درآمد پر امریکہ نے پابندی عائد کرنے کے حوالے سے قانون پر غور شروع کر دیا.
यूक्रेन में रूसी फौज पेश कदमी जारी रखे हुए है। पहली बार यूक्रेन की तरफ से खदशा जाहिर किया गया है कि रूसी अफवाज दारुल हुकूमत कीव में दाखिल हो सकती हैं। 11 रोज में यूक्रेन के 17 लाख से ज्यादा शहरी दूसरे मुल्कों में पनाह ले चुके हैं। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है। इब्तिदाई 2 अदवार में अमन की बहाली में नाकाम रहे थे। रूस यूक्रेन तनाज़े पर आलमी मंडी में तेल की कीमत $147 से भी जायद हो गई। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों को मजीद सख्त करने के हवाले से रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करने के कानून पर गौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस इसी हफ्ते यूक्रेन के लिए $10 अरब इमदाद की मंजूरी का भी इरादा रखती है। बरतानवी कानून साज जॉनी मिर्सर ने अपने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि वो भारत के लिए 5 करोड़ पाउंड की गैर मुल्की इमदाद को रोक दें, क्योंकि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस के खिलाफ करारदादों पर कई मरतबा वोट देने से इनकार कर चुका है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने सानिया जामा मस्जिद इमामिया कूचा रसालदार की मजम्मत की है। उनका मजीद क्या कहना था, जानेंगे अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर पर दुश्मन ने एक बार फिर वार किया है। मेरे साथ इस वक्त वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक साहब मौजूद है, उनसे बात करते। सर जी, क्या लगता है आपको कि किसकी साजिश हो सकती है, पेशावर फिर लहू लहू कर दिया? पेशावर के इस वाक़या ने हमारे जो मुंदमिल ज़ख्म थे पेशावरियों के और पेशावर के, वो दोबारा ताज़ा हो गए हैं। और ये एक ही फ़िक्र, एक ही शैतानी मकर और फ़रेब का एक तसलसल है जो कि गुज़िश्ता एक अरसे से उम्मत मुस्लिमा के अंदर से, खा वो इराक़ हो, यमन हो, शाम हो, फ़िरक़वारियत के नाम पर, मज़हब के नाम पर, मसलक के नाम पर एक इंतशार बपा करना चाहते हैं। इसके पीछे ज़रूरी बात यह है कि कोई बड़ी ताकतें इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नूरुल हक के साथ 4 शबान लश्कर हुसैनी के अलम बरदार कमरे बनी हाशिम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। वाक़या करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह वफादारी पर आप शहंशाह वफा कहलाए। बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हवाले से देखिए GTV की ये खुसूसी रिपोर्ट। हज़रत अली के फर्जंद हज़रत अब्बास की विलादत मदीने में 4 शबान सन 26 हिजरी को हुई। हज़रत अली ने आपकी विलादत की खबर सुनकर सजदे शुक्र अदा किया। हज़रत अब्बास की वालदा का नाम फातिमा बिनते हज़ीम था, जो उम्मुल बनीन के लक़ब से मशहूर हैं। हज़रत अब्बास के नाना कबीला बने कर्ब के सरदार थे। यह कबीला अपनी बहादुरी के लिए पूरे अरब में मशहूर था। हज़रत इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को अपनी आगोश में लिया तो उन्होंने पहली बार आंखें खोली और मौला हुसैन के चेहरे मुबारक की ज़ियारत की। मौला हुसैन ने उनके कानों में अज़ान व अक़ामत कही। जनाब रसूल खुदा ने दुनिया से पर्दा फरमाने से कबल बता दिया था कि हज़रत अली के यहाँ एक फर्जंद पैदा होगा जिसका नाम अब्बास यानी शेर रखा जाए। जनाब फातिमा ज़हरा ने भी हज़रत अब्बास को अपना फर्जंद करार दिया था। इसी मुनासबत से मौला अब्बास के अलक़ाबात में से एक लक़ब दुआए ज़हरा भी है। आपकी कुन्यत अबुल फज़ल और मशहूर अलक़ाबात में कमर बनी हाशिम, सक़ाए सकीना, शहंशाह वफ़ा, बाबुल हवाइज, सालार करबरा और अलमदार हुसैन शामिल हैं। हज़रत गाजी अब्बास फन्ने सिपाह गरी में अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब की मिसल थे। अभी आपका सिन सिर्फ 11 बरस का था कि जंग सिफ़ीन हो गई। एक रोज आप मैदान जंग में नकाब लगाकर पहुंच गए और फरीक मुखालिफ पर इस ढंग से वार किए कि सब समझे कि मौला अली मैदान में उतर आए। हज़रत अब्बास अलमदार की जिंदगी के इब्तिदाई 14 बरस मौला अली के ज़ेरे साया और अगले 10 बरस इमाम हसन की ज़ेरे तरबियत गुजरे। जिंदगी के आखिरी 10 बरस आप मौला हुसैन की ज़ेरे क़यादत रहे। हज़रत अब्बास शुजात में मौला अली की शबीह थे। हज़रत अब्बास मौला अली की तहज्जुद की नमाजों में मांगी गई दुआओं का असमर थे। आपकी वालिदा मुतहरा ने बचपन में ही आपको वसीयत की थी कि ए अब्बास, तुम्हें मैदान करबला में अपनी जान राह इस्लाम में मौला इमाम हुसैन पर फिदा करनी है। मौला अब्बास ने अपनी वालदा बीबी उम्मुल बनीन की वसीयत को ही अपना मकसद कुल समझा और पूरी जिंदगी इसी मकसद के तहत गुजारी। मैदान करबला में मौला इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को तलवार चलाने से मना करके सिर्फ प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने को कहा, जिसकी मौला अब्बास ने तामील की और ये बात मौला अब्बास को सब्र और रजा का सरदार बनाती है। मौला अब्बास करबला में अहले बैत की प्यास तो न बुझा सके, लेकिन दीन इस्लाम की बका के लिए अपनी जान निछावर कर दी। इसी मुनासबत से उन्हें बाबुल हवाइज भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि उनके वसीले से मांगी गई कोई भी दुआ बारगाह खुदावंदी में रद्द नहीं होती। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए GTV।